हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल इंजीनियरिंग 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हमने इंट्रोपी के बारे में पढ़ा था कि इंट्रोपी क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ये क्या होता है और इसमें कौन कौन से लॉ आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ। इसके बाद हमें पढ़ना होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे 4 लॉ पढ़ने हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोले या फिर हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग बोले, तो यहाँ पे हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हीट के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। एनर्जी के बारे में कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, कहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो देखो, जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट व्हेन टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, देन द टू सिस्टम आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन अदर। ठीक है, यानी कि जीरोथ लॉ क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास में 3 सिस्टम है, ठीक है, और वो क्या है, देखो सबसे पहले जानो कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर होगा किसी बॉडी पे हर एक पॉइंट पे सेम टेम्परेचर होगा। सपोज़ कि अगर ये हमारे पास में एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी इतना है, हर जगह पे सेम टेम्परेचर होगा। तो ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखते हैं जीरोथ लॉ। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास में 2 सिस्टम है और दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम है, और जो तीसरा है वो किसी इन दोनों में से किसी एक के थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो वो अदर के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो, इसको आसान भाषा में समझते हैं कैसे। तो देखो, हमारे पास में 3 सिस्टम है, 3 बॉडी है ए बी सी। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है, बी वाले का 50 डिग्री है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या है, ये सेम टेम्परेचर है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे होगा? तो इसका भी 50 डिग्री है टेम्परेचर, इसका भी 50 डिग्री है, तो दोनों तो बराबर ही हुआ। अब यहाँ पे अगर सी की बात करें, ठीक है, तो ये जो सी है इसके पास भी 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो अगर हम लोग बोले कि बी और सी बराबर है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री है और इसका भी 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो जीरोथ लॉ यही बोलता है कि हर एक बॉडी पे, जो बॉडी के हर एक पॉइंट पे अगर उसका जो टेम्परेचर है वो सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, और वो किसी अदर बॉडी के साथ में कांटेक्ट में आता है और उसका भी टेम्परेचर सेम है, तो दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। और इसके साथ में अगर वो थर्ड बॉडी के कांटेक्ट में भी आता है और उसका भी टेम्परेचर सेकंड वाले के थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो पहले से भी उसका थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि ये इसके साथ बराबर है और ये इसके साथ, तो ये इसके साथ बराबर होगा। अगर ये बी के साथ बराबर है और ए सी के साथ भी बराबर है, तो बी और सी भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग नेक्स्ट देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, तो डेफिनेशन को लेकर के दिक्कतें नहीं आएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, दिस लॉ प्रोवाइड द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो जीरोथ लॉ का हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कर रहे हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसी को ये फॉलो कर रहा है। तो यानी कि ये क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही पैदा लेती है, वो क्या होती है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। सेम चीज़ें यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं। वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद में मेरे अंदर एनर्जी आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के वहाँ तक जा रही है। मैं बोलूँगा कि मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ और मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, तो वो क्या हुआ कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये मेरे यहाँ से निकल करके उधर की ओर जा रहा है। ठीक ना, तो वो क्या हो रहा है कि मैं बोला आपके पास में गया, तो आपने क्या किया कि अपने माइंड में याद किया, ठीक है ना, या फिर वो माइंड में जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी वहाँ तक कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड चीज़ है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी, देयर आर नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क। ठीक है,
मतलब कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो 100% इफिशियंसी दे सके, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी। हमारे पास में ऐसा कोई भी इंजन अभी तक नहीं बना है कि जो कि 100% इफिशियंसी दे सके। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरा जो एनर्जी है वो आप तक जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो 100 का 100% जा ही रहा है, नहीं, वो कहीं ना कहीं 80% जा रहा है, तो 20% कहीं और जा रहा है, ठीक है। यानी कि 20% हो सकता है वो इस बोर्ड में जा रहा है, दीवार में जा रहा है ना, अदर चीज़ों में जा रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है वन फ्रॉम टू अनदर। अलग की बात है कि उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि 100% एफिशिएंसी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। और मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ तो उसमें से क्या हो रहा है कि 90% आपको समझ में आ रहा होगा, तो 10% थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा होगा, या फिर 10% आप भूल जा रहे हो कि अच्छा अभी ये था, फिर जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बट थोड़े टाइम के लिए क्या हो रहा है कि 90% ही अंदर जा रहा है, 10% ऊपर निकल रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं दे सकते, ना ही इंसान, ना ही कोई मशीन। हाँ, मैंने एक लास्ट वीडियो में ये बताया था, एंट्रोपी के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि वैसा एनर्जी जिसका हम लोग यूज़फुल वर्क, यानी कि हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग ये कहें कि जो हमारे पास में एनर्जी होता है उसको हम लोग अपने यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे एंट्रोपी कहते हैं। तो अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% एफिशिएंसी, यानी कि मैं अगर आपको 100% एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरे बाकी के एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, है ना। तो वो लॉस हो रहे हैं एनर्जी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉस हो गया। नहीं, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जा रहा है, बट उसका यूटिलाइज नहीं है। अगर मैंने कुछ बताया तो 80% आपके पास गया, तो उसका यूटिलाइज हो रहा है, बट 20% अगर इस बोर्ड में और दीवार में जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो वही हमारा एंट्रोपी है, यानी वैसा एनर्जी जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारा एंट्रोपी है। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें दो चीज़ें पढ़नी होती है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पढ़ना होता है और क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को सम करके मैंने जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक और चीज़ें हैं कि ये जो हमने पढ़ा कि 100% इफिशियंसी नहीं मिलता है, और इसके साथ में एक और चीज़ें हैं कि अगर हमें 100% इफिशियंसी चाहिए होगा, तो फिर हमें अदर से कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर वर्क कहें वो हमें ऐड करना पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा सोर्स के वो कभी भी हमें पूरा का पूरा एफिशिएंसी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारे पास में दो बॉडी है, एक लो बॉडी है और एक हाई बॉडी है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो टेम्परेचर लो वाले का वो हाई में चले जाए, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग साइड से कुछ भी वर्क डन दे रहे हैं, अदरवाइज लो से कभी भी हाई में ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो हाई से टेम्परेचर लो की ओर आएगा। सपोज़ कि हम लोग, अगर मेरे पास में ये मार्कर है, तो मैंने क्या किया, ऊपर से छोड़ा, तो ये क्या हुआ, हाई से लो में गया, नीचे से आया। लेकिन अगर मेरे हाथ में है, तो ये ऊपर से उड़ करके यहाँ हाथ में तो नहीं जा रहा ना, यानी कि ये क्या हो रहा है कि हाई से लो में आया है ना, हाई से छोड़े तो नीचे की ओर आया, बट ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि जब लो बॉडी टेम्परेचर जब होगा, तो वो हाई बॉडी में, या फिर हम लोग कहें कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र एनर्जी कभी भी हमारा, या फिर टेम्परेचर नहीं होता है, वो तभी होगा जब हम लोग इसको साइड से किसी भी तरीके का कोई भी सोर्स देंगे, है ना। शक्तिमान तो है नहीं कि ज़मीन से उड़ करके ऊपर चला गया, ऊपर से तो आने का पता चल रहा है, लेकिन नीचे से नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम लोग इसमें एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया एंट्रोपी क्या होता है, पहले से मैं वीडियो भी बना रखा हूँ उस पर, और एंट्रोपी के साथ साथ हम लोग इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पढ़ते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं, जो कि हम लोग 0 केल्विन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इट स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो। यानी कि क्या बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि इसमें जो हमारा एंट्रोपी है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किन चीज़ों के लिए, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए कर रहा है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है उसको जीरो करने की बातें की जा रही है। और हम लोग अगर इसको बात करें, देखो एक चीज़ होती है ना आइडियल, तो आइडियल के केस में क्या होता है कि उसमें 100% हर चीज़ का एफिशिएंसी हमें मिल रहा होता है। बट हम लोग अगर आइडियल लेकर के ना चलें, क्योंकि आइडियल क्या होता है, इमेजिन करने को होता है ना, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, एक्चुअल में देखें, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो यही हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसमें हमें यही चीज़ें पढ़नी है कि जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ना है। तो आई होप कि अब थर्मोडायनेमिक्स लॉ को लेकर के तो कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। और मुझे ये बताओगे कि अगर हमारे पास में इंट्रोपी है, ठीक है, तो उस का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। वैसा तो मैंने पहले से बता रखा है वीडियो में, तो मुझे कमेंट बताओगे, और इंट्रोपी क्या होता है उसके बारे में मुझे कमेंट बताओगे।
तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।